बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुआशी प्लान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, बहुत से तज्जिया निगार इसे CPEC का हम पल्ला और गेम चेंजर प्लान बता रहे हैं। इस प्लान पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। एपेक्स कमेटी है जिसकी वो खुद सरबराही करेंगे और इस एपेक्स कमेटी में वज़राए आला, अहम वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ शामिल होंगे, जबकि एग्जेक्टिव कमेटी है जिसकी सरबराही वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी करेंगे और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म के मामले खसूसी करेंगे। और इन तीनों कमेटियों के मरहलावार इजलास भी हुआ करेंगे। हर 3 माह बाद जो है वो एपेक्स कमेटी का इजलास होगा, हर माह एग्जेक्टिव कमेटी का, और हर 15 दिन के बाद इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास होगा। और वफाकी हुकूमत को इस प्लान के तहत उनका हदफ यह है कि आइंदा 5 सालों में $100 अरब की जो सरमायाकारी है वो फेच की जाएगी, वो लाई जाएगी पाकिस्तान में। एरियाज भी आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, माइनिंग है, मिनरल्स है, IT है, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, डिफेंस प्रोडक्शन है। इन शोबाजात के पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज किया जाएगा। पाक फौज का बड़ा कलीदी और अहम रोल है जिसमें वो इंतजामी अमूर और हम आंगी में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस पर हम आज की नशिस्त में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। कल हमने इस हवाले से जब ये प्लान ऑफ एक्शन सामने आया था, अहम इजलास हुआ था, तो उसके चीदा चीदा नुकात बताए थे। आज हम इस हवाले से जानेंगे कि इसके क्या मुमकिन नताइज असरात हो सकते हैं और इसको CPEC के हम पल्ला करार देना कितना बड़ा ये गेम चेंजर हो सकता है। दीगर जो अहम आज की डेवलपमेंट्स हैं, आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को नए चीफ जस्टिस के तौर पे उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी। इसका इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा, जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उनकी टर्म मुकम्मल हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक एक और अहम खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है जो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर कल समाअत करेगा। अहम डेवलपमेंट है। इन तमाम अमूर का अहाता करेंगे 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट गेस्ट आज की नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर इक्तिसादियात हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से गहरी गिरफ्त रखते हैं। स्काइप वीडियो लिंक पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब पेलडैट के सदर हैं और पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा मुल्की सियासत और तमाम उमूर पर राय देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से इस पर कमेंट ले लेता हूं और अहमद बिलाल महबूब साहब से कि वो इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। टू स्टार्ट विद डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका क़याम अमल में आ गया है और इस हवाले से जो अहदाफ हैं वो भी मुकर्रर कर दिए गए हैं और उसका रोड मैप भी सामने आ गया है। कमेटियों का मैंने तस्करा कर दिया। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं ये पाकिस्तान के जो सगन मुआशी मुश्किलात हैं इससे बाहर निकालने के लिए वे फॉरवर्ड है? देखिए अनवर साहब, अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। अभी तक सब कुछ नहीं हम तक पहुंच पाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में इस किस्म की काउंसिल स्टैब्लिश नहीं की गई। ऐसी काउंसिल के जिसमें वजीर आजम साहब हों और बाय स्पेशल इन्विटेशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद से उस काउंसिल के मेंबर हों और उसका मखसूस एक बड़ा फोकस किस्म का जो है वो एजेंडा हो, और वो है कि GCC कंट्रीज से सरमायाकारी अट्रैक्ट करना। मेरे ज़हन में नहीं आता कि पहले 75 साल में कुछ इस किस्म का काम किया गया हो। देखिए, सिंगापुर के अंदर एक इस किस्म की कमेटी बनाई गई थी EDB के नाम से। फिर इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक कमेटी एग्जिस्ट करती है जिसका यही काम है, उसको निप्फा कहते हैं। साउथ कोरिया ने एक कमेटी बनाई थी, वो कोटरा के नाम से है। तो ये SIFC आप समझे कि पाकिस्तान में मेरी नज़र में ये पहली दफ़ा एक इतनी रिसोर्सफुल पावरफुल कमेटी जो वो बनाई गई जी। अहदाफ आपने बता दिए, उसमें $70 अरब की एक्सपोर्ट है, $100 अरब की कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट जो रोजगार मिलेगा वो 15 से 20 लाख है, इनडायरेक्ट रोजगार जो है वो 75 लाख से 1 करोड़, ये तखमीना है, ये प्रोजेक्शन। अच्छा, जो 3 सबसे बड़े इश्यूज आते हैं
जब कोई सरमायाकार मुल्क के बाहर से बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आता है तो वो उनकी कंप्लेन होती है कि हुकूमत टाइमली डिसीजन नहीं लेती, वक्त पे फैसला नहीं करती। तो अब ये जब काउंसिल वजूद में आ जाएगी, वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे होंगे, वजीर आज़म साहब बैठे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो कंप्लेन जो है टाइमली डिसीजन ना होने वाली वो दूर हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, हमें हमेशा जो पिछले 15-20 सालों से जो मुसलसल एक कंप्लेन आती है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो हुकूमती सिविल सर्वेंट्स हैं, वो रोड़े अटकाते हैं। ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट आती है जो बड़ी बड़े सरमायाकार कंपनी बाहर से आती हैं। तो अब आप सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर एक काउंसिल बैठी है जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ मेंबर हैं, वजीर आज़म साहब खुद उसको हेड कर रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेटिक जो रोड़े अटकाने वाला मामला है, मेरा ख्याल है कि ये दूर हो जाएगा। ठीक। और दूसरा, एक तीसरा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन है, यहाँ पे सूबों के और विफाक के दरमियान, मतलब जब सरमायाकारी होनी है तो सूबों ने भी अप्रूव करना है, विफाक ने अप्रूव करना है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बड़ी कमजोर रहती। तो ये काउंसिल जो है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो टाइमली डिसीजन वाला, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वाला और विफाक और सूबों के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है, इन 3 बड़े मसाइल का हल इस काउंसिल के अंदर मौजूद। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अहाता किया सर। मैं दोबारा लौट के आऊंगा। मैं अहमद बिलाल साहब का भी एक तरफ मौकफ ले लूं, फिर मैं बिलाल साहब के सामने, बिलाल अजहर साहब के सामने नुकात करूंगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आप क्या कहेंगे, ये जो डेवलपमेंट हुई है, आप समझते हैं कि इट्स अ गुड बिगिनिंग? और एक कंटिन्यूटी की बात भी हमें नजर आई है। जाहिर बात है, जब रोड मैप दे रहे हैं तो मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है इनकी तो मियाद 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है, लेकिन इसके अंदर हम आहंगी और सूबों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन और एक टर्न अराउंड पाकिस्तान का नाम दिया गया है। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, इस लिहाज से तो ये बहुत खुश आइंद है कि हमने इकॉनमी के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ यूँ लगता है कि फोकस किया है, जो हम माजी में नहीं करते रहे, सिर्फ ज़बानी बातें करते रहे। लेकिन अब ये बड़ा इम्तिहान होगा कि ये जो कुछ हमने कमेटियाँ बना दी हैं, ये कमेटियों की हद तक और एक फ्रेमवर्क की हद तक तो बहुत खुशाइंद बात है जी। और इस पे मेरे ख्याल में इस हुकूमत को, जिसकी ज़्यादा मुद्दत बाकी नहीं रह गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतनी सीरियसली एक चीज़ बनाई है और उसकी कंटिन्यूटी का भी एहतमाम किया है कि उसके अंदर फौज के सरबराह भी शरीक होंगे, तो इस लिहाज से तो बहुत खुशाइंद है। लेकिन मेरा ख्याल ये है अनवार साहब कि ये काउंसिलों से और कमेटियों से जो हमारे मसाइल हैं ना बड़े, वो शायद हल नहीं हो पाएंगे। हमें खुद इस बात पे यकीन भी करना चाहिए और लोगों को भी सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए। जब तक आप अपने गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगी। आप अपने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, जिसके ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट की, आपके एग्रीमेंट की एनफोर्समेंट हो सके, जब तक उसका एहतमाम आप नहीं करेंगे और जब तक आपका ये सियासत के ऊपर जो मुजर्रद फोकस है, यानी एक तो होता है ना कि आपने निज़ाम हुकूमत चलाना है, लेकिन अब आप देखिए मुस्तकिल आपके जो डिस्कशन है और नैरेटिव है वो सियासत है। और मैंने देखा कि कल ये इतनी अहम ये फैसला हुआ है, इसके ऊपर अनाउंसमेंट हुई है, ये इतना बड़ा फैसला है मैं समझता हूँ। लेकिन आज जो गुफ्तगू हो रही है ज़्यादातर वो हो रही है कि 9 रुकनी एक बेंच बन गया है और आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जो 9 रुकनी बेंच है उसकी समाअत को कितना वक्त मिलेगा डिस्कशन में, तो हमारा जो कौमी फोकस है वो इकॉनमी नहीं रहा। इसलिए कि हमें पैसे इधर उधर से मिल जाते थे, काम चल जाता था, अब नहीं चल रहा। लेकिन फोकस हमारा अभी भी सियासत है और हमारी अदालतें इंसाफ फौरी तौर पे मुहैया करने के बजाय सियासी मुकदमे पिक करती हैं, उसी में वक्त सर्व कर देती हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक हम इन 2-3 बड़े मसलों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपनी गवर्नेंस का निज़ाम, अपना निज़ाम इंसाफ जिसमें एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, और फिर लॉन्ग टर्म बात यह है कि आप नौजवानों को, वी हैव फेल्ड आवर यंग पीपल, हमने उनको तरबियत नहीं दी, हमने उनको तालीम अच्छी नहीं दी।
उसके ऊपर फोकस नहीं किया। हमारी इतनी बड़ी तादाद है यंग लोगों की, दुनिया में जिस मुल्क के अंदर भी यंग इतनी बड़ी तादाद में थे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग के जरिए एक बड़ी लीप फॉरवर्ड किया गया और तरक्की की रफ्तार तेज हुई। हमने ये नहीं किया तो हम उसमें नाकाम रहे। तो इन चीज़ों पे आप फोकस नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ ये दोनों काम पैरेलल भी हो सकते हैं। शायद इमीडिएटली आपको ये कमेटियों और काउंसिलों से काम चलाना पड़े, लेकिन ये 3-4 बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, खसूसी तौर पे गवर्नेंस और निज़ाम इंसाफ। हमने देखा है कि 3-4 कितने अच्छे प्रोजेक्ट थे जो इन अदालतों की मेहरबानी से, उनके फैसलों की वजह से खराबी की नजर हो गए, हमें उल्टा जुर्माने देने पड़ गए, बड़ी मुश्किल से माफी तलाफी हुई। तो अगर हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा रहेगा और वो जिस तरह अब ये 9 रुकनी बेंच बन गया है, मुझे डर यह है कि हमारा फोकस इकोनॉमी के बजाय कुछ और चीजों के ऊपर हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। अहम नुकात उठे, बिला सब क्या कहेंगे? दो आपने नुक्ता नजर सुने, दोनों एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के। योर टेक सर। एक तो उन्होंने कहा अनप्रेसिडेंटेड है इस काउंसिल का क्याम, डॉक्टर फारूक साहब ने कहा, और जो उनका रेड टेपिज्म है और बॉटलनेक्स हैं, डिसीजन मेकिंग इश्तराक बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने अपनी इब्तदाइये में कहा कि हमारा इन्फोर्समेंट का निज़ाम, इम्प्लीमेंटेशन, इदारे बन जाते हैं, अमल दरामद नहीं हो पाता, लीकेजेस हैं, स्लिप्स हैं। दूसरा निज़ाम इंसाफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनवार साहब बहुत शुक्रिया जी मुझे फिर से अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए मैंने डॉक्टर साहब की, अहमद साहब की, दोनों की बातें सुनी है जी। और देखिए बुनियादी तौर पे तो आई थिंक हम एक ही बात मोटी, जो अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें वो ये है कि हमने तरीका निकालना है कि किस तरह जो हमारे बेसिक इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आती है तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है, जो इन्वेस्टर होता है वो भी अपॉर्चुनिटी देखता है। हम बतौर हुकूमत या रियासत भी वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मगर ऐसी छोटी रुकावटें, या छोटी तो नहीं, छोटी इन द सेंस कि उनका नेचर छोटा होता है, मगर वो रुकावटें बड़ी बन जाती हैं उसमें उस इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज़ करवाने के लिए। तो ये इन इश्यूज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए एक ये काउंसिल बना है। और मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टर हो या दोस्त ममालिक जिनसे हम डील कर रहे हैं, उनको ये एतमाद दिलाना कि देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मैटर करते हैं डिसीजन मेकिंग में, सूबे हैं, वफाक है, दीगर इदारे हैं, वो सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं कि टू इंश्योर कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम सब मिल मिला के आपके जो भी इश्यूज़ होंगे उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे ताकि हम इस इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज़ करवाएं। तो एक तो मेरे ख्याल से इससे ये वाज़ेह पैगाम किया, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो काउंसिल बना है इसकी 3 लेवल्स पे कमिटीज़ हैं जी। एक एपेक्स कमेटी है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है और फिर एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। और जो एपेक्स कमेटी है उसे प्राइम मिनिस्टर भी चेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स भी और चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, वफाकी वज़रा भी हैं। जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको मिनिस्टर फॉर प्लानिंग चेयर कर रहे हैं, उनके नीचे अगेन सूबाई वज़रा हैं, और इसी तरह इंस्टीट्यूशंस की भी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी वफाकी हुकूमत की भी है। इसी तरह जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, जो डे टू डे कमेटी होगी, वो एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। तो देखिए उसमें इसका मकसद यही है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है, बजाय इसके कि वो पहले एक वफाकी वजारत के दफ्तर में जाए, उसको दूसरी वफाकी वजारत भेज दिया जाए, फिर उसको कहा जाए जी 1 विंडो को इम्प्लीमेंट करवाना। मगर जो बात अहमद साहब ने की है वो बात पर्टिनेंट है कि देखिए ये चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये काउंसिल जो है ये किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, हमें सारी एफर्ट साथ साथ करनी होंगी। एक तरफ 1 विंडो ऑपरेशन है जिससे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट आपने करना है, साथ ही साथ जो हमारी मईशत के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जिस वजह से कुछ हमारे ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि बार बार हम क्यों इस साइकिल में आते हैं कि मईशत एक सर्टन ग्रोथ लेवल पे जाती है तो हमारे करंट अकाउंट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाना है, हमने अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, हमने इन द लॉन्ग टर्म ख़ास तौर पर अपने जो तालीम की आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको ना सिर्फ तालीम फराम करनी है, मगर बल्कि जो मौजूदा बच्चे हैं उनको तालीम की क्वालिटी भी जो मिल रही है उसको भी हमने इम्प्रूव करना है, हमने हेल्थ बेहतर करनी है, हमने एग्रीकल्चर जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी यील्ड्स उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे दुनिया में हैं, मगर वो भी हमने बढ़ाना है। तो हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ एग्रीकल्चर में जाना होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें इन पैरेलल करनी होंगी, हमें शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ों को नजर रखना। जी, मगर उससे पहले इफ यू अलाउ, आपने देखा कि बजट की प्रोसेस के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने
इस दफ़ा एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद दीगर इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बजट से पहले मीटिंग्स ली। या आमतौर पे काम वज़ीर ख़जाना करते थे या उनसे नीचे आमतौर पे चेयरमैन FPR करते थे, मगर इस दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने खुद IT के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, दीगर सेक्टर्स में उन्होंने ये मीटिंग्स ली और आपने देखा कि खसूसी इक़दामात, चादर इस दफ़ा लिमिटेड है हमारे पास, मगर उसके बावजूद ऐसे इंसेंटिव्स रखे गए हैं कि हम IT एक्सपोर्ट्स को फ़रोग दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। बिल्कुल अहमद साहब की बात इंसाफ के जो हमारा निज़ाम है उसके मतलब बिल्कुल जी बजा है, और यकीनन ऐसा होता है कि कभी कभी बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो स्टे ऑर्डर्स की नज़र हो जाती हैं, ऐसी लिटिगेशन की नज़र हो जाती हैं जो कि फिर मामले को हमेशा के लिए लटका देती हैं, या कोई इन्वेस्टर होता है उसके लिए वो फीजिबल नहीं रहती। तो यकीनन जो आपके पास केसेस की एक बैकलॉग है कोर्ट्स में, कोर्ट्स जिस तरीके से उसके अंदर अब आप देखते हैं कि अक्सर लोअर कोर्ट्स के अंदर ऐसे फैसले होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, वो अपील होते होते इवेंचुअली हायर कोर्ट्स में कहीं हो तो जाते हैं, मगर इतना वक्त ज़ाया हो जाता है, इतने उसके अंदर इकोनॉमिक डैमेज हो जाता है। तो यकीनन ये ओवरऑल हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर करें। तो ये जो SIFC है इसको इसी चीज़ की एक कड़ी देखा जाए कि हमने देखना है कि रेड टेपिज्म और जो भी रुकावटें हैं उनको हम किस तरह हटा सकते हैं ताकि इस मामले को आगे लेके चलें। ये ओवरऑल एक नेशनल डायलॉग का भी हिस्सा होना है और आगे हमें ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जो जाना है उसका एक हिस्सा है। जी डॉक्टर फरूख साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे जो अहमद बिलाल साहब ने नुकात उठाए कि हमें मल्टीटास्किंग करनी होगी तब जाकर जो नताइज है बहसियत कौम उसका हसूल मुमकिन हो सकेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी सिंगापुर, भारत और दीगर ममालिक की। आप समझते हैं कि इस तरफ जो उन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की, जो निज़ाम इंसाफ की बात की, और जो हमारी तवज्जो मुनक़सिम हो जाती है, जाहिर बात है मुल्की सियासत है, फिर सियासत से जुड़े मामलात हैं, वो भी पेश नज़र बहुत ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर फरूख साहब क्या कहेंगे सर फिर? जी अनवर साहब, देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये बाज़ाब्ता किरदार जो है वो अफवाज पाकिस्तान ले रही है बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, यानी कि ये ऑफिशियल किरदार आ गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दो तीन हकायक अगर आपके सामने रख दूं, पहले अनऑफिशियली इस किस्म के काम जरूर होते रहे हैं। शायद आपके इल्म में हो कि FATF वाला मामला जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वहां पे फौज का एक बड़ा किरदार था और फौज के एक 2 स्टार जनरल के हवाले से FATF की तकरीबन सारी कंडीशनैलिटी जो है वो पूरी की गई थी और फिर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आया। इसी तरह अनऑफिशियली बाज़ाब्ता किरदार नहीं था, रिकॉर्डिंग के अंदर फौज का बहुत बड़ा रोल। जब पाकिस्तान के ऊपर कोई 9-10 बिलियन डॉलर का जो जुर्माना है वो लगा दिया गया था, तो उस वक्त फिर फौज को इन्वॉल्व किया गया था और दोबारा से एक 2 स्टार जनरल से और उन्होंने जो है वो तस्फिया करवाया था पूरे के पूरे वो रेकॉर्डिंग का जो मामला सामने आया। फिर कार्की का इशू अगर आपको याद हो, वो जो टर्किश शिप थी एक बिजली बनाने के लिए लाई गई थी, उसका कोई 1.2 बिलियन डॉलर की पेनल्टी थी, वहां पे भी एक अनऑफिशियल रोल रहा है। तो ये पहली दफा जो है ये बाज़ाब्ता रोल आ रहा है फौज का, उनका किरदार आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अनऑफिशियल रोल जो है वो फौज का पहले रहा है। अब जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। बुनियादी तौर पे वो कहलाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक का एक मैट्रिक्स है, एक इंडेक्स है, और उसमें वो देखते हैं कि बताइए बिजनेस तो पाकिस्तान में आ रहा है, बैरूनी बिजनेस, अगर उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके ऊपर तस्फिया, उनके ऊपर इंसाफ कौन करेगा? अगर हमारी अदालत में जाएगा तो फिर तो आप सोचिए कि वो 25-30 साल के लिए लटक जाएगा जी। तो ये जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप और चीजें देखें, बिजली का कनेक्शन आपको कितनी देर में मिलता है? अगर बिजली का रेट जो है वो 40-45 रुपए यूनिट होगा पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर उससे आधा होगा, तो फिर सरमायाकार को पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। ऑल्दो वो टाइमली डिसीजन वाला मामला आप तय कर लेते हैं काउंसिल के थ्रू, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स तय कर लेते हैं, बिजली का क्या होगा, अदलिया के इंसाफ का क्या होगा, गैस के रेट का क्या होगा, अगर शराय सूद आपकी 21-22% पे चल रही है तो उसका क्या होगा। आजकल स्टेट बैंक ने इंपोर्ट कंट्रोल्स लगा रखे हैं,
जी। जो ऑलरेडी कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं वो इंपोर्ट्स नहीं कर पा रही। जो मल्टीनेशनल पाकिस्तान में काम कर रही हैं उन्होंने कोई $1 बिलियन की जो डिविडेंड जो अपने मुनाफे अपने हेडक्वार्टर भेजने थे वो नहीं भेज पाई जी। तो देखिए जो भी बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आता है वो यहाँ पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं आता या आपकी और मेरी मोहब्बत में नहीं आता, वो यहाँ माल बनाने आता, वो पैसे बनाने आता ऑब्वियसली। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बुनियादी इस्लाहात है उनके किए बगैर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मैंने 3 चीजें पहले आपको बताई कि वो टाइमली डिसीजन वाले जो बहुत बड़ी कंप्लेंट थी, वो जो ब्यूरोक्रेट के हजूज की तरफ से बहुत बड़ी कंप्लेंट थी, तो पहली दफा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पे वो बैरूनी सरमायाकारी में एक रोल प्ले करने आ रहे हैं। ठीक है सर। और उसका अनवर साहब एक फायदा ये होता है कि जो जिसको हम कहते हैं पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी, यानी कि पॉलिसीज के अंदर एक तसलसल वो पाकिस्तान में नहीं रहा। हाँ। तो सरमायाकार होता है चाहे वो अंदरूनी हो बैरूनी हो, वो चाहता है कि मुझे पता हो कि अगले 10-15 साल हुकूमत की पॉलिसी क्या रहनी है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम जाता है कि जो एक परमानेंट इदारा समझा जाता है पाकिस्तान का वो अफवाज पाकिस्तान है। तो वो एक परमानेंट इदारा जो है वो एक काउंसिल का मेंबर होगा और उसके नतीजे में एक पॉलिसी में तसलसल देखा जाएगा। ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। अहमद बिलाल साहब, सर आपने जिन इश्यूज की तरफ एड्रेस किया, मैं चाहूंगा आपसे मैं सुनना चाहूंगा कि आपके नजदीक इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। ये हम अगर समझते हैं कि इसका कोई आसान हल है और अचानक हमने आज ये फैसला कर लिया और एक कमेटी बना दी है तो अब चीज़ें कल से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये 75 साल से हम चुके एक वो कहते हैं कर्जों के ऊपर और इमदाद के ऊपर चलते रहे हैं और हमने बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क की गवर्नेंस के लिए, अपने मुल्क के निज़ाम इंसाफ के लिए, अपने मुल्क की तालीम के लिए वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे, जो दूसरे मुल्कों ने किए और उनके फायदे उठाए। तो हम ये समझे कि अब हमने फौज को इसमें इंक्लूड कर लिया है, लिहाजा अब ये फौज की बुनियादी तौर पे बात ये हो रही है कि ये फौज की जिम्मेदारी होगी। ये बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, अभी 4 महीने बाद इलेक्शन होना है, इलेक्शन के पता नहीं कौन आएगा। तो मेरे ख्याल में हमें आज से अगर हम आगाज कर दें कि हमें जो बुनियादी इस्लाहात है वो भी डे 1 से इन पैरेलल करनी है। अपने निज़ाम तालीम को, निज़ाम इंसाफ को। मुझे डर ये है कि ये जो सारा काम है ये कल को जो अपने हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आएंगे उनको कल को कोई उसी तरह खींच के अदालत पे ले जाए, वो किसी तनाज़े में उलझ जाए तो क्या बनेगा उस सारे निज़ाम का। मेरे ख्याल में तमाम सारी चीज़ों को मुझे डर ये है कि हम एक ऐसी नहज पे आ गए हैं और सियासतदानों ने पिछले 75 साल में काम ना करके, और सियासतदान बेचारे क्यों काम दिया जाए, ये हमारे जो लोग दूसरे लोग निज़ामों को बार बार उलट देते रहे हैं उनकी वजह से हमने ये निज़ाम आगे नहीं चल सका। तो अब आप उससे पूछते हैं कि इसका हल क्या है? इसका हल यही है, इसके लिए रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ी सख्ती के साथ इसके ऊपर अमल करना होगा। यानी ये अब ये जो अदालतों का खेल और सियासत का खेल, ये मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हम बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो सियासी नाम लगा देते हैं, सियासत के नाम होते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट इसलिए करेंगे कि 5 साल बाद हमने इलेक्ट होना है। मेरे ख्याल में तमाम अभी आप देखिए चेयरमैन सेनेट साहब ने जो कुछ किया है जी बिल्कुल, इसकी फजूलियात से परहेज करना होगा और फिर इनको रोकना होगा बड़ी सख्ती के साथ। उसमें 42 माफ कीजिएगा 42 ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, उसके मूवर्स में तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, एल भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है, पीपीपी भी शामिल है। तो इन लोगों ने क्या सोचा है, ये किस अंदाज से सोचते हैं मुल्क के बारे में। तो ये अंदाजे फिक्र तब्दील करना होगा कि हमें इकोनॉमी पे फोकस करना है और इसके सब की फजूलियात में नहीं पड़ना, वरना फिर मेरे ख्याल में डंडा चलेगा कि आप शामिल तो कर लिया है लेकिन वो डंडा का फिर चलेगा। वो सही कह रहे हैं, वो डॉक्टर फरूख साहब ने कहा कंटिन्यूटी के लिए जो है वो बड़ा नागुज़ीर है, लेकिन आपने सही कहा अंदाजे फिक्र को बदलना होगा। आई एग्री विद यू। कल हमारे आज तो बिलाल साहब भी पीएमएलएन से, कल पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान थे, उन्होंने डिसोन किया और कहा कि ये बिल्कुल इसकी जो टाइमिंग्स है चेयरमैन सेनेट की जो मराद के हवाले से वो बिल्कुल मैच नहीं कर दे हमारे मुल्क की मौजूदा मौशी हालात से।
एग्जैक्टली सर, मैं ये भी इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा, अंदाजे फिक्र को तब्दील करने का। दूसरा, हम प्लान बी की हमेशा बात करते थे कि अगर हमें IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बहाल ना हो तो वी हैव अ प्लान बी। सो यू एग्री दिस इज द प्लान बी? और क्या आप IMF से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फ्रांस गए हुए हैं ग्लोबल फाइनेंस समिट के हवाले से, वो भी बड़ी अहम है, उसमें भी जरूर कमेंट हम लेंगे। वहां पर भी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक IMF की चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात का शायद है प्लान, या वो तो अगताने में पता चल जाएगा। आज इसहाक डार साहब पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर से भी उनकी मुलाकात हुई, उसकी खबर भी आई। तो वो प्लान ए जो है वो अब हम उसको शेल्फ ही समझे और प्लान बी की तरफ फोकस है। नहीं, देखिए बात ये है कि ये प्लान ए और प्लान बी का मामला नहीं है। मेरी जरा मेरी ये इसमें जी हम्बल राय ये है कि ये सारी चीज़ें ही प्लान ए हैं। अच्छा। जिस तरह पहले आपसे कहा कि ये इनमें से कोई भी चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हम हुकूमत जो है अभी IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल करने के लिए अभी भी कोशिशें जारी हैं। IMF के 9 दिन रह गए। जी, मगर आपने देखा ना जी, पिछले चंद दिन कबल IMF की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी, पब्लिक स्टेटमेंट आई थी। हुकूमत ने भी एक वजारत ख़जाना की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई थी जी, और उसमें यही बात हुई थी कि हम समझते हैं कि 9th रिव्यू के लिए जो शराइत थी वो हम पूरी कर चुके हैं, मगर अब बजट के नंबर्स को उन्होंने कहा कि शेयर कर लें। तो अब हमने बजट के नंबर्स के ऊपर भी डिस्कशन वो चाह रहे हैं, तो वो डिस्कशन भी हुकूमत कर रही है उनके साथ। अभी भी इंशाल्लाह कोशिश है कि वो करें। और देखिए ये भी ज़रा जहन में रखिएगा कि IMF के साथ भी जो आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है या जो हम मुआहदा करते हैं या शराइत करते हैं, वो बुनियादी तौर पे मुल्क में ही जो हमारे इकोनॉमिक स्टेप्स होते हैं या रिफॉर्म्स होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं उनसे ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक तो ये ऐसा नहीं है कि या ये है या वो है। अगर हम IMF या नो IMF हम चाहते हैं कि हम मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं, हम चाहते हैं कि मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के सर्कुलर डेट के मसाइल ख़त्म हो, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सस्टेनेबली हमारा टैक्स टू GDP रेशियो बढ़े, हम टैक्स से वसूली बढ़ाएं, मईशत की डॉक्यूमेंटेशन करें। तो ये चीज़ें तो हम वैसे भी चाहते हैं। IMF का प्रोग्राम हम चाहते हैं कि रिव्यू मुकम्मल हो, बट इन एनी केस हमने ये इकदाम तो उठाने हैं जी। और देखिए जो दूसरी बात की अंदाज़े फिक्र का बदल जी, मगर मैं एक ज़रा बात करना चाहूँगा जो अहमद साहब ने बात की ना जी, कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और जो डॉक्टर साहब ने बात की कि बायर का जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को देख के आता है। देखिए डील कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम किससे डील कर रहे हैं, उनकी क्या सोच होगी जी। देखिए मैं आपको इसमें एक मिसाल दूंगा कि इसी ही मुल्क में इसी ही ब्यूरोक्रेसी के साथ, इसी ही जुडिशरी के साथ 2013 से 2018 के दरमियान इस मुल्क में कम से कम 12,000 मेगावाट बिजली इंस्टॉल हुई थी। ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो कंसीव भी हुए, जो कि जिनका आगाज़ भी हुआ और जो मुकम्मल भी हुए उन 5 साल दौरानिए में। और देखिए वहाँ पे भी यही जुडिशरी थी, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही रेड टेप थी। मगर देखिए उस टाइम पे जी वो जो बिल्कुल मैं उस पर आता हूँ, मगर जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे लीडरशिप थी। आप जब पहला बिजली के कारखाने लगा रहे थे तो जब फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करते थे, तो उनको भी एश्योरेंसेस चाहिए थी कि हम जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या हमें टाइमली पेमेंट्स होंगी, क्या हमें NOCs मिल जाएंगे। तो इस माहौल में जब एक कंटिन्यूटी थी, जब एक लीडरशिप थी, तो उस लीडरशिप ने वो इंश्योर किया। जब 1-2 कारखाने लग पड़े, जब उनकी अच्छी प्रोग्रेस हुई, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस आया और वो हमने देखा कि इवेंचुअली कल्मिनेट करता गया उस के हमारा IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल होता रहा साथ साथ, और इवेंचुअली 2017 के करीब अच्छा हमारा बिजनेस सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। मतलब कि आई स्टिल रिमेंबर ब्लूमबर्ग में एक स्टोरी आई थी कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये नहीं कि हमारे उस टाइम पे भी कोई स्ट्रक्चरल मसाइल नहीं थे, वो हम हल करने की तरफ जा रहे थे, वही बात जो मगर एक सेंटिमेंट बन गई थी। वही ब्लूमबर्ग डाउन द लाइन कह रहे हैं कि मगर देखिए बात वो मैं अहमद साहब की बात से जोड़ रहा हूँ और अहमद साहब की बात की तायद कर रहा हूँ कि देखें फिर हुआ क्या। फिर एक प्रोजेक्ट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुई नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए। उसके बाद आपने 4 साल एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, जिस एक पॉलिटिकल मकसद को करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे ख़त्म किया जाए, PMLN को ख़त्म करने के लिए सारे इदारे खोखले कर दिए गए। और मैं अब आपके शो का टाइम भी लिमिटेड है, मगर एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि लाहौर में एक शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो एक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी आई थी टर्की से। उसके साथ जो हाल इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया कि उनको शहबाज शरीफ साहब पहले वो टेंडर में जीते, उनसे फिर लोअर कॉस्ट जो है मजीद कम करवाई। वही तो सर, यही तो खर्चा मगर जब वो यहाँ पे आए तो उनकी इक्विपमेंट सीज कर ली गई, उनके जो एम्प्लॉइज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद यकीनन धचका लगता है, तो हमें फिर से एक कंटिन्यूटी भी लानी पड़ती है, वो कॉन्फिडेंस भी रीबिल्ड करना पड़ता है। तो यकीनन हमें इन चीज़ों से निकल के जो हम 2013 से 18 के दरमियान बना रहे थे,
हमारी यही कोशिश होगी और आगे इज्तिमाई तौर पे हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस तरह का एक यहाँ पे इन्वायरमेंट फराहम करें फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, मकामी बिजनेसमैन को भी, कि उनको ये यकीन हो कि इंसाफ भी होगा, टाइमली भी होगा, और ये जो इश्यूज आते हैं या अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, जो रेड टेपिज्म आता है, या दीगर मसाइल जो आते हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसको हम रिजॉल्व करें। और एक और मैं नुकता भी जरूर रहूंगा, लेकिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरूख साहब से कोलैबोरेटिव होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इसमें भी जरा उनसे बात हमने करेंगे कि ये कोलैबोरेटिव होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भी बात हुई। दीगर अहम नुकात भी उठाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। डॉक्टर फरूख साहब, वेलकम बैक व्यूअर्स। सर, इस पे जो सवाल मैंने उठाया था, कोलैबोरेटिव होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इस पे क्या सर आपकी राय है? इसको जरा आप इसको हमें एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा सर, IMF के हवाले से आपकी क्या राय है? बिलाल अजहर क्यारी साहब तो होपफुल हैं, काउंटडाउन तो शुरू हो गया, अब 9 दिन रह गए हैं, तो वो जी फरूख साहब। अनवर साहब, IMF को पहले कर लेते हैं। आपने प्लान ए, प्लान बी का भी जिक्र किया। जी जी, देखिए, ये IFC जो है, ये प्रोजेक्ट ड्रिवन पूरा का पूरा काउंसिल है। इसमें प्रोजेक्ट्स लगने हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, एनर्जी के हों, IT के हों, एग्रीकल्चर के अंदर हों या मिनरल्स के अंदर हों। प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर लगते हैं। सही। जो हमारी अदायगियां हैं, जो हमने अगले 12 महीनों में 23 से 24 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, वो आप समझिए कि शॉर्ट टर्म में है या मीडियम टर्म में। तो ये SIFC जो है, ये कतन कोई प्लान बी नहीं है। अच्छा। वो प्लान बी, प्लान ए है, जिसके अंदर हमने 23 अरब डॉलर की, 24 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। वो इस प्लान से नहीं निकल सकती है। वो शॉर्ट टर्म में देने हमने पैसे, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉन्ग टर्म में लगने। तो इनका टाइमिंग ऑफसेट है। ये कतन मुतबादिल नहीं है IMF का। तो IMF वाला जो काम है वो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे अभी करें चाहे कल करें। श्रीलंका ने डिफॉल्ट में जाने के बाद IMF के प्रोग्राम में गए, तो IMF के प्रोग्राम में तो जाना ही जाना है। आज जाएं, कल जाएं, डिफॉल्ट से पहले जाएं या बाद में जाएं। अच्छा, ये SIFC से हवाले से मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये, इसको आप सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप कह सकते हैं। ठीक। इसमें जो एक्सपर्टीज हैं सिविलियन सेक्टर की और फौजी सेक्टर की, उन दोनों को लेवरेज किया जा रहा है, उन दोनों का फायदा लिया जाएगा। तो मुश्तरका जिम्मेदारी होगी, यहाँ पे मुश्तरका एक्सपर्टीज होंगी, और फिर वो कंटिन्यूटी का जो एलिमेंट है जिसका मैंने पहले से जिक्र किया। तो बिल्कुल ये पार्टनरशिप लग रही है। और ये ऐसी चीजें बेतहाशा डेवलपिंग कंट्रीज में भी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में भी। आप सोचिए कि अमेरिका में फौज का बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से एक बहुत बड़ा रोल है। जर्मनी में भी है, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया में भी वो रोल प्ले करती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें आप देखिए कि ब्राजील में, टर्की में, बहुत सारे, वियतनाम में, साउथ कोरिया में फौज का एक बहुत बड़ा रोल है बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से। तो ये कोई पाकिस्तान के हवाले से अनहोनी बात नहीं है। ये जरूर है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान में पहले ऐसा हुआ नहीं। अहमद बिलाल साहब, सर आपकी क्या राय है? फौज का जो अनप्रेसिडेंटेड एक रोल रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी उस हवाले से कहा जाता रहा उसको, और बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड या बैनुल सतूर कही गई कि ये तमाम जो जिसका तस्करा भी आज किया
डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, ये बाज़ाब्ता रोल आप इसको किस तरह देखते हैं फॉर कंटिन्यूटी एंड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन? अहमद बिलाल साहब, इस एंगल को। अनवार साहब, एक तो मैं इससे हट बात कहना चाहता हूँ कि मैंने सारी बातें पहले अपनी गुफ्तगू में कही कि उनकी ज़रूरत है, उन फॉर्म्स की ज़रूरत है। हो सकता है मैं इस प्रोग्राम को, ये जो फ्रेमवर्क अनाउंस किया गया है, ये हो सकता है उसका नुक्ता आगाज हो, नुक्ता आगाज साबित हो। तो इस लिहाज से ये नहीं कह सकते कि हम मायूस नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ तो हुआ नहीं तो ये कैसे होगा। ये शायद उसकी तरफ जाने का एक तरीका होगा। तो दूसरी बात जो आपने कही, मेरे ख्याल में इस वक्त तो फौरी तौर पे किस चीज की जरूरत है, वो इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि हम ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगी जी। और वो अनफॉर्चुनेटली वो सियासी हुकूमत इसलिए नहीं दिला सकती, उसके सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। उसके बाद फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद एक हो सकता है कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो इससे मुख्तलिफ हो। तो इसलिए उसकी कंटिन्यूटी की जमानत तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही दे सकता था जो मौजूद हो और मौजूद रहेगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इसे फाइनेंस के अंदर एक टर्म ये ना, ब्रिज फाइनेंसिंग जी। तो कंटिन्यूटी के लिए एक ब्रिज है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल हमारे पास चारा नहीं था, तो इसलिए ये दुरुस्त है कि इस मौके पर इनको इनकी, और आपको मालूम है कि उनकी बहरहाल कम अज कम जीसीसी कंट्रीज के अंदर खासतौर पे बहुत अफजाई भी है। माजी में भी जहां कहीं डिप्लोमेसी रुक जाती थी वहां हमारी फौज के सरबराह जाके रास्ते खोद के रहे हैं। तो इसलिए ये आजमदा नुस्खा भी है। मेरे ख्याल में ये फॉर द टाइम बीइंग, जब तक नई हुकूमत आके स्टेबल ना हो जाए, मेरे ख्याल में ये रास्ते के अलावा हमारे पास चारा नहीं, चारा कोई नहीं था। बिलाल साहब, $100 बिलियन 5 ईयर्स में आप समझते हैं अचीवेबल टारगेट्स रखे हैं या बहुत एम्बिशियस हैं? $70 बिलियन के एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, 15 से 20 लाख का रोजगार, इनडायरेक्ट रोजगार करोड़ लोगों का, $100 बिलियन हम वी आर टॉकिंग अबाउट। आप समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम? देखिए, बात ये कि अभी आपकी तकरीबन इफ़ आई एम करेक्ट जी, 2000 फिस्कल या 2022 में आपकी एक्सपोर्ट्स थी तकरीबन $30 अरब, आपकी इंपोर्ट्स थी तकरीबन $70 अरब। ह्यूज गैप। तो देखिए, हमें वी नीड टू अर्न अ लॉट मोर इन एक्सपोर्ट्स, और यकीनन हम, अगर आप $70 अरब का टारगेट करते हैं तो यकीनन टारगेट करना तो अच्छी बात है, हमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ प्रोग्रेस भी करनी होगी, मगर ये हमारी ज़रूरत है। अब देखिए, ये हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारी अभी हमने इस साल जिस हालात में मईशत हमें मिली अप्रैल 2022 में, जहाँ पे ज़र मुबादला के ज़खायर भी लो थे और IMF के साथ किया हुआ अपना ही मुआहदा इमरान खान साहब की हुकूमत ने तोड़ भी दिया था, तो उसके बाद से हम एक फायर फाइटिंग में रहे हैं जहाँ तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात है, मगर उसकी वजह से हमें इंपोर्ट कर्टेलमेंट भी करनी पड़ी है जी। मगर अगर आप देखें कि उससे पहले सालाना जो आपकी इंपोर्ट का बिल आ गया था $72 बिलियन का, अब उसको मद्देनज़र रखते हुए अब जब भी मईशत खोलेंगे तो मतलब कि इन द सेंस कि जब भी हम इंपोर्ट्स को की कर्टेलमेंट का प्रोसेस को हम बिल्कुल खोलेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंपोर्ट्स का लेवल फिर वहीं पे होगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस कम से कम उस हद तक एक्सपोर्ट्स तो अर्न करें। तो इसलिए इस तरह के टारगेट्स करना तो हमारी ज़रूरत है। हाँ, ये यकीनन हमारे लिए एक चैलेंज रहा है इन द पास्ट कि हम एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ाएंगे। और उसकी आई मीन काफ़ी उसके अंदर इंडस्ट्री के भी व्यूज़ होते हैं, हमारे भी होते हैं, मगर हमें यकीनन उसके ऊपर इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी प्रायोरिटाइज़ किया। जिस तरह अभी IT सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, कुछ हमारे लिए लो हैंगिंग फ्रूट हैं। हमने ये भी देखा है, हमने जी जिस तरह IT के अंदर आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके पास फ्रीलांसर्स भी हैं, आपके पास IT कंपनीज भी हैं, वी हैव द क्वालिटी दैट मैचेस प्लेसेस लाइक इंडिया। मतलब कि ठीक है, इंडिया में तो इंडिया ने उनका स्कोप बहुत बढ़ गया, उनकी IT एक्सपोर्ट्स का साइज ही इतना बड़ा है, मगर देयर इज़ नो रीज़न वाई हम कम से कम एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज अपनी एक्सपोर्ट्स में IT के सेक्टर के थ्रू लाएं। देखें इसमें क्या रुकावटें हैं, किस तरह हम इनको फ़रोग दे सकते हैं मैकेनिज्म्स के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से। साथ ही साथ जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल भी शामिल है, हमने देखना कि हम उसको किस तरह बढ़ाएं, मगर डिवर्सिफिकेशन भी चाहिए। जिस तरह IT की मैंने बात की, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब अक्सर बात करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर भी देखना होगा कि हम किस तरह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, बजाय इसके कि फ्रूट हम एक्सपोर्ट करें, हम फ्रूट का जैम बना के किस तरह एक्सपोर्ट करें, पहले तो अपनी यील्ड किस तरह बढ़ाएं। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, इसलिए टारगेट्स ज़रूरी हैं। हमें वी हैव टू एम बिग,
ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी वी हैव टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और हम एक्सपेक्ट करें जीसीसी कंट्रीज से। और दूसरी बात यह कि और ममालिक ने ये काम किया है। देखिए, तो देयर इज नो रीजन व्हाई वी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ी है ना सर। हमारे यहाँ तो सियासी, तो आप सही कह रहे हैं, तो सारा वक्त खैर यकीनी रहती है। उस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर तो ये मुमकिन नहीं होगा। यही बात अहमद साहब भी कर रहे हैं, यही बात डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, इसमें तो इख्तिलाफ राय कोई नहीं है जी। मगर वी हैव टू एम फॉर दैट एंड वी आल्सो हैव टू हैव द विल कलेक्टिवली एज अ नेशन, एज अ स्टेट, कि हम वो स्टेबिलिटी भी फराम करें। और जो बाकी हम सारी बातें हमने की हैं कि जो जो स्टेप्स हमें दरकार हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दरकार हैं, जुडिशल निज़ाम है, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए जो भी उनको स्टेप ज़रूरी हैं वो करने होंगे। और ये पहले हुआ है, ये हमारे मुल्क में हुआ है, बदकिस्मती से वो तसलसल नहीं रहता। तो हमें यकीन दिलाना है कि वादे भी पूरे होंगे जो किए जाएंगे इन्वेस्टर्स के साथ या हम जो एक्सपोर्टर्स के साथ, और ये कि कंटिन्यूटी भी रहेगी। कंटिन्यूटी। डॉक्टर फरूख साहब, सर जो टारगेट्स हैं, आपको ये जो रोड मैप है इनकी अचीव करने का जो टाइमलाइन है, आपको कितना रखता है कि ये इस पर वी विल वॉक द टॉक जो हम कह रहे हैं 100 अरब डॉलर की अल्लाह करे हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, 70 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली वी हैव टू एम हाई, लेकिन इसकी अचीवेबिलिटी जो है वो आपको कितनी नजर आती है सर? अनवर साहब, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कोई 7-8 महीने पुरानी, उसका टाइटल है पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100। अच्छा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगले 25 साल में 100 साल का हो जाएगा, और उन्होंने जो टारगेट्स उस रिपोर्ट में लिखे हैं वो कहते हैं कि उस वक्त तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन की होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल हैं, अब जो शमसी तवानाई का पोटेंशियल है वो कोई 30 लाख मेगावाट का पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और आप अंदाजा करें कि इस वक्त हम जो जनरेट कर रहे हैं वो 1500 मेगावाट। आप जरा फर्क देखें, जो हाजिर है 1500 मेगावाट और जो पोटेंशियल है वो 30 लाख मेगावाट। इसी तरह जो विंड एनर्जी है उसका पोटेंशियल कोई 3.5 लाख मेगावाट है, और अभी हम कोई 600-700 मेगावाट से ऊपर नहीं जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो 88 अरब का है, और ये SIFC में जो मैंने टारगेट देखा है वो 70 अरब का है। तो ये टारगेट जो हैं ये अचीवेबल हैं। इसमें दो देखिए, इंडोनेशिया को देख लें, मलेशिया देख लें, वियतनाम, साउथ कोरिया, उनमें और पाकिस्तान में जो फर्क है वो सिर्फ 2 चीजों का है। वो एक सियासी इस्तेहकाम का है और एक पॉलिसी में तसलसल का है, और कोई तीसरा फर्क नहीं है। ज़खायर हमारे पास बेतहाशा हैं, उनके पास भी हैं। हम सियासी इस्तेहकाम नहीं दे सके और हम पॉलिसी में तसलसल नहीं दे सके। अगर ये 2 चीजें हो जाए तो ये टारगेट जो है ये अचीवेबल। अहमद बिलाल साहब, सर सियासी इस्तेहकाम आइंदा आने वाले महीनों में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है सर? $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं हकीकत पसंदी से कहूं तो मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। सियासी इस्तेहकाम, हम इतने आदी हो चुके हैं सियासी लड़ाइयों के और एक दूसरे के साथ मुस्तकिल एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालने के, कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई तब्दील होने वाला है। ये हमने कुछ सीखा नहीं है। 2 बड़ी सियासी पार्टियों ने पहले सीखा था, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, लेकिन फिर बनाने वालों ने एक तीसरे ग्रुप को भी लाए, और वो तीसरा ग्रुप, क्योंकि 2 ग्रुप अग्री कर गए थे, इसलिए तीसरा ग्रुप को लाना जरूरी समझा गया। अब वो तीसरा ग्रुप जो है वो भी एक हार्ड वे लर्न करेगा, और फिर शायद उसे डिसरप्ट करने के लिए कोई चौथा ग्रुप आ जाए। हमारे यहाँ सियासी इंस्टेबिलिटी के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं है जी। सियासतदान तो मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका है स्टेबिलिटी के लिए, वो आबादा हो जाते हैं। हमारे पास, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि अदालतें हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में। फिर हमारे पास दूसरी कुव्वतें भी हैं, वो भी इंस्टिगेट करती हैं। तो मुझे नजर नहीं आता कि हम ये कैसे अचानक अपनी आदतें बदल लेंगे, लेकिन इसका बहुत इन्हिसार होगा कि हम अपने इंतखाब के जो पुल सिरात है उससे कैसे गुजरते हैं। अगर हम उससे कामयाबी से गुजर गए तो फिर मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी का भी मामला ठीक हो जाएगा। क्यों सर? हम उस पुलिस सराहत से सही तौर पे गुजर पाएंगे? जाहिर बात है, देखिए अर्ली टू बी जज, लेकिन यही वे फॉरवर्ड है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर हमारे ये तमाम टारगेट्स अचीव होंगे। ये बात तो देखें, वज़ीर आज़म साहब भी बार बार दोहराते रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है।
तो ये तो जी किसी एक फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबको इज्तिमाई तौर पे देखना तो होगा। ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। नहीं देखिए, अब ग्रैंड डायलॉग कहें या जो कुछ भी कहें, अब देखिए ना वे ये जो SIFC बना है, तो द आइडिया इज़ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सूबाई वफाकी इदारे, एवरीवन एग्रीज कि जी दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द मैसेज दैट वाज सेंट। यही हमें इंश्योर करना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब माहौल है कि पॉलिटिकली भी हमें ये स्टेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। सिस्टम चलेगा आगे। आपके कोर्ट्स के अंदर अगर ये तयन ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि किसकी तरक्की होगी, जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन करेगा, या आपके इदारों के अंदर या नैब के अंदर ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबसे बड़े केसेस जाली कौन बनाएगा, या ANF के अंदर अगर इस तरह तरक्की नहीं होगी कि राना सनाउल्लाह की डिग्गी में हेरोइन कौन डालेगा, तो फिर ही आपके इदारे आगे अब आपके मुखालफिन यही कहते हैं कि जी इंजीनियरिंग उनके साथ हो रही है। वो तो फिर बात सबूत से होती है। हमारे तो केसेस आपके सामने हैं। अब अगर आप कहें कि 9 मई के बाद के दिन आप शुहदा की यादगारों पे जाके हमले करें और GSU के गेट पे हमले करें और जिन्ना हाउस को आग लगाएं और फिर कोई आप कहें कि जी ये तो हम सियासी एहतजाज कर रहे थे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मैंने तो आपके सामने वाजे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के केसेस बताएं जो PMLN के ख़िलाफ़ हुए हैं। बहरहाल लार्जर पॉइंट ये है कि यकीनन हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जो अहमद साहब ने बात की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से, देखिए फिर 18वीं तरमीम उसके नतीजे में आई। एक कुछ इसको हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसा चले वो आप देखिए, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी उसको कह लें, मगर बात यह है कि बुनियादी तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए चाहे सूबे हों चाहे वफाक हो, हम सब मिल मिला के कोऑर्डिनेट करेंगे तो इसी में सबकी अभी भी सर वो सैलाब पे देखे ना 25 अरब रुपए पे पोजीशन ले ली थी पीपल्स पार्टी ने। आपने सूबों की बात पर बात कर रहे हैं, उस पे इख्तिलाफ हो गया था। नहीं देखिए, होपफुली हल हो गया तक सैलाब मुतासरीन की बात है, फ्लड्स की बात है, वज़ीर आज़म साहब से ज़्यादा या PMLN से ज़्यादा किसी को इसकी फिक्र नहीं रही। पिछले साल आपने पब्लिकली कहना रवा माली साल के अंदर आपने देखा कि डिस्पाइट हमारे मुआशी मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने जितना टाइम दिया, जिस तरह चप्पे चप्पे वो खुद गए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स देखी, उन्होंने नहीं देखा कि सूबाई या वफाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वफाकी इदारों को भी, वफाकी NHA को लगाया सड़कों पर, सूबे की भी बिजली के लिए सेक्रेटरी पावर को वहाँ भेजा। उन्होंने नहीं देखा कि कहाँ पर सूबे का मसला है, कहाँ पर वफाक का मसला है। उन्होंने कंप्लीट ओनरशिप ली। बलूचिस्तान में, सिंध में हमने 100 अरब रुपये से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन पे वज़ीर आज़म साहब ने वक्फ किया। वज़ीर आज़म साहब की अवलीन तरजीह है और वही इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अच्छी बात है कि सारे जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सब इस मामले को सीरियसली देखती हैं और इसको हम इसी तरह आगे प्रायोरिटाइज करेंगे। जी, लास्ट वर्ड डॉक्टर फरूख साहब। सर वे फॉरवर्ड आप बताइएगा, आप समझते हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप तो इसके मोतरफ हैं, जो एक नई कौंसल तश्कील दी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने बताया उन ममालिक का जो साउथ एशियन नेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, हम जैसे, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं एक्सपोर्ट्स पे, उसको हम इंशाल्लाह, आप होपफुल हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। जो हमारे अहमद बिलाल महबूब साहब हैं वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि इतनी जल्दी आदतें नहीं बदलती। आपकी क्या राय है सर? देखिए, जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमात जो PTI है जी, उसने ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना शायद उसके सियासी मुफाद में। अब पिछले कोई 2-3 हफ्तों में हमने देखा है कि उसकी जो इंतशार फैलाने की काबिलियत थी, जो कैपेसिटी थी, वो तकरीबन खत्म कर दी गई। तो उसके नतीजे में जो इंतशार, जो दर्जा हरारत था सियासत के अंदर, वो बड़ी तेजी से नीचे आया है। हाँ, ये बात है। तो अगर तो इसी सिमत में मुल्क चलता रहे तो फिर वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम हमने देखा 14 महीने चला रहा, उसमें मुझे तो लग रहा है कि बहुत तेजी से आप समझिए कि गिरावट आई है, बहुत तेजी से कम हुआ है। और उस सियासी जमात जिसने ये फैसला कर लिया था कि इंतशार उसके सियासी मफाद में है, उसकी वो काबिलियत जो है वो बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दी गई। आप मुत्तफिक हैं? लास्ट वर्ड अहमद बिलाल साहब, दर्जा हरारत आपको सियासी तौर पे इसमें गिरावट नजर आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल वक्ती है और मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये अब उनके टैक्टिक्स बदल गए हैं। मेरे ख्याल में जो अदालत में इस वक्त मार्का होने जा रहा है, वो भी उनके टैक्टिक्स का एक हिस्सा है। और ये टैक्टिक्स बदले हैं, मैदान बदल गए हैं, लेकिन मकसद वही है। मकसद वही है। चले, वी हैव टू क्लोज प्रोग्राम ऑन दिस नोट। आपने जो बात की है, हम हियरिंग व्यूअर्स,
जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है, फौजी अदालतों में जो सिविलियन के मुकदमात हैं उसके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं, उस पर ऑल आइज़ ऑन दैट केस। लेकिन जो अहम नुकता है आज की नशिस्त का वो ये कि टेक अवे यही है कि हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए, तब जाके हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इक्तिसादी इस्तेकाम और इक्तिसादी तरक्की में आगे जा सकते हैं। हमें बहुत अच्छी फ्रूटफुल और पुरबख्श बहस हुई। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ बिलाल अज़रकियानी साहब आपका, अहमद बिलाल महबूब साहब आपका, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब आपका। आप तीनों ने बहुत अच्छी अपनी इनपुट दी। व्यूअर्स, जो प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई इसका फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक ब्रश टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।